नमस्कार, आपके साथ मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेलो डॉक्टर। आज 25 जुलाई है यानी विश्व आईवीएफ दिवस। मेडिकल साइंस की बदौलत आज लाखों ऐसे कपल्स का माता पिता बनने का सपना पूरा हो रहा है जिनके लिए कभी ये नामुमकिन माना जाता था। आईवीएफ ने उन्हें उम्मीद की एक नई राह दिखाई है, लेकिन इसके साथ कई सवाल और कई तरह की भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं। आखिर आईवीएफ की जरूरत कब पड़ती है? क्या हर दंपति को इसकी जरूरत होती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? सफलता की संभावना किन बातों पर निर्भर करती है और इलाज शुरू करने से पहले किन बातों की जानकारी होना जरूरी है? आज आईवीएफ से जुड़े इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी खास मेहमान, जानी मानी फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह। डॉक्टर स्वाति सिंह इंदौर के यामी फर्टिलिटी सेंटर की डायरेक्टर हैं और बतौर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन्हें 2 दशक से भी ज्यादा लंबा अनुभव है। तो हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि किसी भी कपल को कब आईवीएफ या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए, अगर कोई कपल प्रेगनेंसी होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको 1 साल ऑलरेडी हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो आई थिंक दिस इज आइडियल टाइम कि एक बार आपको डॉक्टर को मिलके उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। और ये तो यंग कपल के लिए है, जो यंग है, कुछ उनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए है। बट जैसे कभी होता है कि लेडीज की एज ऑलरेडी ज्यादा है, लेट मैरिज हुई है, 35 से ज्यादा एज ऑलरेडी है आपकी जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, तो अगर 6 मंथ में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो मिल लेना चाहिए। ये तो एक बेसिक एज वाले क्राइटेरिया है। उनके अलावा भी बहुत चीजें होती है, जैसे अगर किसी को ऑलरेडी कुछ डाउट है कोई हेल्थ रिलेटेड, जैसे अगर लेडीज की बात करें तो अगर पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं, पहले आपका कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुआ है जो कि यूट्रस ओवरी के पास में ही हुआ था। बहुत बारी लोगों को पता होता है कि उनको पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है या थायराइड का प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज्यादा है। सो इन सब कंडीशन में आप जब भी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो, बेस्ट होता है कि एक बार आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से अपनी कंडीशन के बारे में समझ लीजिए। वो आपको ठीक तरीके से गाइड कर पाते हैं। अगर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए बट फिर भी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्थ रिलेटेड चीजों का ट्रीटमेंट होना है, तो वो आपको गाइड करते हैं। सेम चीज मेल के लिए भी होती है। अगर जैसे ऑलरेडी स्मोकिंग की हिस्ट्री है या डायबिटिक है, वेट बहुत ज्यादा है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग वाला जॉब है, ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बेहतर होता है कि आप जब सोच रहे हैं तो एक बार एक बेसिक टेस्ट करा के डॉक्टर का ओपिनियन लेके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करें। एक चीज और भी होती है जहाँ पे कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का कंसर्न नहीं है, बट आजकल के सोशल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि बहुत बारी लोग मैरिज ही बहुत लेट होती है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ तो वो सब तो और भी आगे लेट होता है ना। तो यहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का भी रोल होता है कि आप भले ही प्रेगनेंसी अभी नहीं प्लान कर रहे, बट आप अपने एग या स्पर्म अगर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के लिए फ्रीज करके रखे जा सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो और 6 महीने साल भर हो चुके हैं, तो इट्स अ गुड टाइम कि एक बार आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले करके फिर आगे की चीजें प्लान करें। डॉक्टर स्वाति, एक और सवाल लोगों के मन में होता है कि क्या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की समस्या होती है? देखिए, इनफर्टिलिटी हमेशा एक कपल का प्रॉब्लम होता है। जैसे जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, बहुत बारी ऐसा होता है कि एग नंबर कम है, महिलाओं की समस्या हो सकती है, बट जब स्पर्म नंबर अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो कपल नेचुरल भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सेम कंडीशन रिवर्स में भी होती है कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, नंबर कम है, लेकिन एग नंबर अच्छा है, वाइफ यंग है, तो उनको भी नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी कभी भी सिर्फ मेल की या सिर्फ फीमेल की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमेशा एक एक कपल की डायग्नोसिस होती है। और जैसे प्रैक्टिकल सिनारियो में बताऊं मैं, तो जो हम लोग पेशेंट्स देखते हैं, अगर उसमें 100 पेशेंट्स हमने देखे तो 30-35 में ऐसा होता है कि फीमेल फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट है। सेम 35-40 ऐसे होते हैं जिसमें कि मेल फैक्टर प्रोमिनेंट होता है। और कुछ 20-25% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एग और स्पर्म दोनों साइड से कुछ इशू है जिनको कि हमें करेक्ट करने की नीड होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत बारी जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, एक हम लोग कैसे देखते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन की प्रेगनेंसी हुई नहीं हुई
वहां से पीछे देखना शुरू करते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो सीधे सारा फोकस वाइफ पे जाता है। और बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ऐसे कि वाइफ बहुत यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दे आर सब्जेक्टेड टू सो मेनी टेस्ट। उनका बहुत सारे हार्मोन टेस्ट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, बहुत कुछ हो जाता है। इवन ट्यूब टेस्टिंग भी हो जाती है, विच इज अ वेरी बहुत पेनफुल प्रोसीजर होती है वो। और जब तक हस्बैंड का कोई टेस्ट ही नहीं हुआ होता है, जब वाइफ के सारे टेस्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब फिर वो चेक करते हैं कि अभी हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या होता है कि एक तो कपल में बहुत डिसहार्मनी हो जाती है शायद, क्योंकि हमेशा ब्लेम एक पर्सन पे जाता है, और जो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना वाइफ का, उसका भी पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। हमेशा जरूरी है कि दोनों का साथ में टेस्ट हो, और उसके बाद अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड में भी कोई ना कोई इशू, प्रॉब्लम निकल के आती ही है, भले ही वो चाहे वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही वहां पे जरूरत हो, बट आती है। तो दोनों कपल का साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि क्या हर मरीज को आईवीएफ की जरूरत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नेचुरल नहीं हो पा रहा, सब में आईवीएफ की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है। बहुत बारी हमें प्रॉब्लम बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर ओवुलेशन प्रॉब्लम है तो वो टैबलेट्स लेने से ओवुलेशन प्रॉपर करेक्ट हो जाता है। अगर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज लग रहा है तो बहुत बारी वो लैप्रोस्कोपी से ठीक भी हो जाता है। अगर हमें यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है या कुछ गठाने हैं, पॉलिप है, वो भी ऑपरेट करके ठीक हो जाते हैं। जो मेल फैक्टर्स होते हैं कि अगर स्पर्म का मूवमेंट कम है, काउंट कम है, उनके लिए भी टैबलेट्स होते हैं। कभी कभी वेरिकोसील की भी प्रॉब्लम होती है, जो कि अगर एक बार ऑपरेशन कर दिया और रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर लंबे समय तक के लिए स्पर्म पैरामीटर में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो बहुत सारे कपल एक सिंपल ट्रीटमेंट ऑप्शन करके भी कंसीव हो जाते हैं, और बहुत बारी कोई जरूरी भी नहीं कि हमें कुछ भी करना पड़े। जस्ट एक लोगों को अवेयरनेस होती है कि कब ओवुलेशन हो रहा है, कब रिलेशन रखना चाहिए, बेसिक हेल्थ, लाइफस्टाइल फैक्टर, वो सब करेक्ट करके भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं। ये जरूर है कि आईवीएफ की भी जरूरत पड़ती है लोगों को, हम उसमें एकदम डिनाई नहीं कर सकते या फॉल्स होप में नहीं रह सकते कि आईवीएफ जाना ही नहीं पड़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो चीज जब एक कपल का एक पर्सनलाइज असेसमेंट होता है तो ही वो बात समझ में आती है कि इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बहुत सारे केसेस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही होती है। ओवुलेशन में ट्यूब का ओपन है या ब्लॉक है, स्पर्म रिपोर्ट, कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे कपल जब आईवीएफ करते हैं ना तो हमें एकदम दिख जाता है लैब में कि ओके इनके एग्स मैच्योर नहीं है, एम्ब्रियो अच्छी नहीं है, स्लो ग्रोइंग है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट स्टिल वो कपल भी जब आईवीएफ करते हैं ना तो हमको उसमें से वैसे एम्ब्रियोज तो मिल ही जाते हैं जिनसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक ट्रीटमेंट एक बहुत ही मिक्स टाइप का होता है और बहुत ही इंडिविजुअल टाइप का होता है। आप ऐसे बात करिए, अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं कपल जिनको की फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो शायद उसमें से 30-35 ऐसे होंगे जिनको कि हमें आईवीएफ के लिए सजेस्ट करना पड़ता है, बट मेजॉरिटी सिंपल तरीकों से कंसीव हो सकते हैं। तो डॉक्टर, लोगों के मन में कई और सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या आईवीएफ में 100% प्रेगनेंसी की गारंटी होती है? आईवीएफ एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, बट 100% गारंटी नहीं होती है। 100% का तो क्या मतलब है ना, अगर हम बोल रहे हैं 100% मतलब हमने 100 कपल का आईवीएफ करा और 100 प्रेग्नेंट है, 99 भी नहीं, फिर 100 ही प्रेग्नेंट है। तो ये तो मेरे को लगता है कि किसी भी सिचुएशन में एक फॉल्स क्लेम है। बट एक प्रैक्टिकल इसका रियलिस्टिक मैं आपको बताऊं तो आईवीएफ में जो एक एवरेज प्रेगनेंसी चांस होता है ना वो 40 से 90% तक हो सकता है। ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि हमने कितने एम्ब्रियो डाले। जैसे जो आईवीएफ का प्रक्रिया है, आपके एम्ब्रियो बन गए एक बार तो उसमें से 1, 2 या कभी कभी 3 एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफर के लिए डाले जाते हैं। तो फिर प्रेगनेंसी चांस हम लोग वहां से कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने सिंगल एम्ब्रियो डाला तो 30-35% प्रेगनेंसी चांस है। अगर हमने 2 एम्ब्रियो डाले तो 60-70% चांस हो सकता है, विद अ पॉसिबिलिटी कि आपको ट्विन भी हो सकते हैं। तो अगर कपल उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हाँ ट्विन भी होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज होगा प्रेगनेंसी में, उनको फैमिली सपोर्ट है, तो 2 भी ट्रांसफर होते हैं, जो कि बहुत कॉमन है आईवीएफ में। और उससे ज्यादा अगर हम एम्ब्रियो लेते हैं ना, जो कि अभी अलाउड भी नहीं है, रेकमेंडेड भी नहीं है, तो प्रेगनेंसी चांस शायद बढ़ जाएगा, बट एट अ रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, कि ट्रिपलेट हो रहे हैं, क्वाड्रुपलेट हो रहे हैं।
जो कि कहीं भी सेफ नहीं है वुमेन के लिए और बच्चे के लिए। तो अगर हम वैसे बात करें कि हम 1 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो पर अटेम्प्ट हमारा 30 से 60% प्रेगनेंसी चांस है। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब आईवीएफ होता है ना, तो आपके एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं, कभी 4, 6, 7, 8 इतने एम्ब्रियोज बनते हैं। हम लोग का एक मेडिकल टर्म होता है क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट। क्यूमुलेटिव मतलब एक बार एग रिट्रीवल हुआ और जितने एम्ब्रियो बने अगर हम सारे यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो हमें टोटल क्या प्रेगनेंसी चांस है। तो हम जब एक कोई भी कपल देखते हैं ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, अगर इनके 4 एम्ब्रियो बने, फर्स्ट टाइम में हमने 2 ट्रांसफर करे, और अगर नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम में वापस 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। तो ओवरऑल जब हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना कि हम 2 बार भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कभी 3 बार भी कर सकते हैं, तो चांस भी हमारा सीधे 50 से वो 80-90% हो जाता है। और सो आईवीएफ में सक्सेस चांस अच्छा होता है और 100% लेकिन नहीं होता है। डॉक्टर, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल की वजह से कहा यह भी जाता है कि स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, क्या ये सच है? हाँ, स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि अगर कोई कपल ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली स्ट्रेस हो जाता है। बट यहाँ पे ना एक मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और स्ट्रेस में हमको डिफरेंस रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए या अपनी हेल्थ के लिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डाइट इम्प्रूव करिए। डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर ने अगर आपको कुछ सजेस्ट करा है, वो सब फॉलो करिए। वो सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अपनी प्रॉब्लम की जो एक बोलते हैं ना कि ओनरशिप की, ठीक है मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है और इसको हम आगे ऐसे ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, वो ज़रूरी है। बट मुझे लगता है एक स्ट्रेस होता है जो आप उसी थॉट प्रोसेस में जाते जाते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हमेशा उस चीज़ के लिए वरी कर रहे हैं। कभी फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर डालते हैं कपल पे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस से डेफिनेटली एग क्वालिटी में जो एम्ब्रियो बनते हैं बाद में, इवन आईवीएफ साइकिल में एम्ब्रियो तो हम लैब में बनाते हैं ना, बट अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है ना, एग निकालने के बाद भी भले ही वो एम्ब्रियो लैब में बन रहा है, क्वालिटी कमज़ोर होती है उसकी। तो स्ट्रेस करेक्शन ज़रूरी है। और जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो के हेल्दी इम्प्लांटेशन, उसके लिए भी स्ट्रेस का जो है मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो समझ के रखें। उसके लिए कंफ्यूज हो के, मन में डाउट रख के स्ट्रेस न लें। अपने पार्टनर को पूरा सपोर्ट दीजिए, एज अ टीम उस चीज़ को ट्रीटमेंट में जाइए। फिर जो अपने लाइफस्टाइल के करेक्शन है वो सारे कुछ करने हैं। यानी कि जो परफेक्ट लाइफस्टाइल है, वो रूटीन है, वो सही रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या लाइफस्टाइल बदलने से फर्टिलिटी बढ़ सकती है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल का तो फर्टिलिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, चाहे हम आपको नेचुरल ट्राई करने को भी बोल दें या आईवीएफ जैसा बड़ा ट्रीटमेंट भी बोले, लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एक तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एग बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, आगे एम्ब्रियो बन रहा है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो है आपके बॉडी में न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो इसके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सप्लीमेंट्स भी देते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बॉडी में नया चीज़ बन रही है उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे जैसा भी वर्क शेड्यूल हो या आप जितने भी बिजी हो, जो स्लीप के समय ही बॉडी खुद को रिपेयर करती है। तो 6 to 8 आवर की स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप उतना रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को, माइंड को, बॉडी को रिपेयर होगा ही नहीं, कुछ नई चीज़ अच्छे से बनेगी नहीं जब तक स्लीप प्रॉपर नहीं है। फिर जैसे अगर कुछ और स्मोकिंग है, चाहे पैसिव भी हो रही है, क्या फ्रेंड्स के साथ बैठे वो स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल है, वो सब चीज़ बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए अगर हम फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल जो टेक अवे फूड खाते हैं, कि बाहर तुरंत ऑर्डर करा हमने और एकदम गर्म खाना प्लास्टिक में पैक होके आता है
वो आप समझ लीजिए कि पूरी बॉडी आपका ना वो प्लास्टिक का पूरा केमिकल गर्म होके उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर हम वो अपनी बॉडी को दे रहे हैं। वो चीज़ बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइडेबल रहे, बिल्कुल भी ना लें। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तभी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है प्रॉपर वर्क करती है। जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं आप, सब कुछ बॉडी में प्रॉपर जाता है। और बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। और एक कहीं ना कहीं मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन, एक घर में बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। आप कुछ प्रेयर करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ भी जो भी आप टाइम निकाल सकते हैं वो एक रेगुलर करते रहना चाहिए। डॉक्टर स्वाति, कहा यह भी जाता है कि एक सही समय पर शादी होनी चाहिए, एक उम्र होता है, तो क्या ये सच है? क्या उम्र का प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, उम्र का तो प्रेगनेंसी पे बहुत असर पड़ता है। फैक्ट ये कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वाइफ की एज क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ हो जाती है कि जैसे एज बढ़ती है ना, 20 से 30 अगर आप हेल्दी है तो बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी होने के लिए। बट हो सकता है बहुत सारी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आप उस समय नहीं प्लान कर रहे हैं। बट 30 के बाद एग क्वालिटी, एग नंबर धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और 35 के बाद तो बहुत ही ड्रास्टिकली एग नंबर और क्वालिटी कम होते हैं। तो उम्र का असर पड़ता है एग नंबर क्वालिटी में ही। और दूसरे एक नोन फैक्टर होता है किसी के लिए भी, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, 30 के बाद सबके बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है। तो साथ साथ में जो दूसरे हेल्थ इशू है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लिवर हो रहा है, वेट गेन होने लगता है, ये सब चीज़ें 30 के बाद बहुत कॉमनली लोगों को होते ही लगती है। तो जब आप उतना लेट प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं आफ्टर 30, तो बहुत कॉमनली हमें आप इनफर्टिलिटी के अलावा दूसरे प्रॉब्लम भी दिखने लगते हैं। और एक थर्ड चीज़ होती है यूट्रस। जैसे जब यंग होते हैं ना, तो यूट्रस में यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल हेल्दी यूट्रस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हो सकता है उसमें छोटा फाइब्रॉइन या एडिनोमायोसिस, पॉलिप या ओवरी में कोई सिस्ट बनने लगते हैं। ये जनरल लोगों में भी बनते हैं, उनको फिर बाद में गायनिक प्रॉब्लम कर सकता है। बट जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, जब ये चीज़ें छोटी होती है ना, फाइब्रॉइड, सिस्ट, पॉलिप आपके छोटे हैं, तो बहुत बारी हम उनको इग्नोर करके भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बट अगर एज ज़्यादा होने से इनका भी साइज बढ़ गया है, ये ज़्यादा डीप चले गए हैं यूट्रस में, तो बहुत बारी हमें उनको भी अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो बेसिक ये हो जाता है कि जब एज बढ़ती है तो नॉर्मल हेल्थ कंडीशन आपकी कभी कभी प्रॉब्लम करने लगती है, यूट्रस पहले जैसा हेल्दी नहीं रह जाता और एग क्वालिटी भी कम होती है। डॉक्टर स्वाति, और अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या आईवीएफ बहुत दर्दनाक होता है? देखिए, इसका एक से वन लाइन आंसर तो ये है कि ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसेस नहीं है। और आईवीएफ मतलब एक थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा प्रोसेस को। जब आप आईवीएफ करते हैं ना, आईवीएफ का मतलब ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जब हमने एग और स्पर्म को लैब में फर्टिलाइज करा, तो वो तो वैसे भी लैब का पार्ट है। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है या पेन हो सकता है, आईवीएफ में हमेशा इंजेक्शंस लगते हैं। तो जैसे लेडीज होते हैं, उनको आईवीएफ के पहले कभी 8 दिन 10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं। बट आजकल जो इंजेक्शन है ना, वो बहुत पेन फ्री आ गए हैं, इवन नीडल फ्री इंजेक्शंस लगने लगे हैं। तो वो होता है 8 से 10 दिन का। और आप ऐसे समझने की कोशिश करोगे पेन कितना होता है ना, तो जितना एक डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन लेते हैं सालों साल, वो आपको 8 से 10 दिन लेनी है। उसके बाद जो प्रोसेस होती है सेकेंड, वो एग रिट्रीवल की होती है। एग रिट्रीवल आप ऐसे बोलोगे तो डिफिकल्ट हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, बट आजकल हमेशा एग रिट्रीवल आपको एनेस्थीसिया देकर होता है, बेहोश करके होता है। तो उसमें क्या होता है, आप हॉस्पिटल गए आपने एग रिट्रीवल वाले दिन, और यूजली हाथ में, जैसे यहाँ पे वेन्स है ना, यहाँ पे एक कैनुला डालते हैं, और उस एक बार वो कैनुला डल गया, आपको उसका प्रिक फील होगा, लेकिन उसके बाद सारी मेडिसिन उसी कैनुला से जाती है, जिससे कि आप पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं और फिर आप वापस उठ भी जाते हैं। बीच में पूरा एग रिट्रीवल का प्रोसीजर हो जाता है। एक बार एग रिट्रीवल हो गया, फिर बाकी सब कुछ लैब में हो रहा होता है, तो पेन बहुत ही कम है। बस एक इंजेक्शन में जो पेन होता है बस वही है। और उसके बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है 4-5 दिन बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होती है। उसमें जो ट्रांसफर के लिए कैथेटर होता है,
वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेडीज होते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबली उसको करा करके चले जाते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड आपने कराया, बस उतना ही आपको फील होता है कि हाँ आपको किसी ने टच करा है, बस पेनफुल नहीं होता है। जी, और बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो क्या आईवीएफ सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज 2026 में जो मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ, मुझे हर तरीके के सोशल बैकग्राउंड से पेशेंट्स आते हैं। बिजनेसमैन भी आते हैं, वर्किंग क्लास भी आती है, वन पार्टनर अर्निंग वैसे भी कपल आते हैं, इवन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और ट्रीटमेंट बहुत अफोर्डेबल भी है। हम जब आईवीएफ देखते हैं ना, तो शायद एक वन टाइम पेमेंट सोचते हैं, बट आप ये सोचिए कि वो जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइक 15 दिन से 2 महीने की ड्यूरेशन में सब कुछ होता है। तो जब भी आपको एक क्लिनिक आईवीएफ की कॉस्ट बताती है ना, तो वो सारे कुछ की ही कॉस्ट आपको बताते हैं। तो इसलिए एकदम से शायद लगता होगा कि नहीं ये ज़्यादा कॉस्ट है, बट अगर हम उसमें सोचें कि कितना हमारे इंजेक्शन्स है, प्रोसीजर है, फिर आगे एम्ब्रियो ट्रांसफर सब कुछ, तो मुझे लगता है कि बहुत अफोर्डेबल हो गया है आजकल आईवीएफ ट्रीटमेंट। और दूसरे, मुझे जैसे आप बात करके पेशेंट से समझ में आता है कि बहुत बारी लोग इसलिए भी डिस्करेज होते हैं, उनको किसी का एक्सपीरियंस पता चलता है कि उनको प्रेग्नेंट आईवीएफ से बेबी हुआ लेकिन बहुत खर्च हो गए। यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत समझने की ज़रूरत होती है। जब आप कॉस्ट समझते हैं कि आपने आईवीएफ शुरू करा, हमारा जो ट्रीटमेंट का जो लक्ष्य है वो तो बेबी हाथ में लेना है, तो ऑब्वियसली जिसका आईवीएफ हुआ उसकी प्रेगनेंसी केयर, डिलीवरी, हर चीज़ का एक्सपेंस और जो आपका इन्वॉल्वमेंट है टाइम का, वो उस पर आएगा। लेकिन आईवीएफ का खर्च और जो प्रेगनेंसी में आपको खर्च हुए, डिलीवरी में हुए, उसको अलग करके समझना चाहिए। आईवीएफ का एक्सपेंस यूजली एक फिक्स्ड होता है। प्रेगनेंसी में किसको कितने मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है या एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, डिलीवरी नॉर्मल है या सिजेरियन है, ये चीज़ें बहुत ही इंडिविजुअल होती हैं। तो वो कॉस्ट कभी आईवीएफ की कॉस्ट के साथ मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और जब भी आप आईवीएफ के लिए जाते हैं, तो क्योंकि वो 10-15 दिन में प्रक्रिया होती है, तो बहुत बारी एकदम जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर लिखे हुए पेपर पे आप बात को समझिए कि आपके इंजेक्शन्स कितने होते हैं, उनकी क्या कॉस्टिंग होगी, जो एग रिट्रीवल के दिन क्या कॉस्टिंग होगी, जो एम्ब्रियो बनेगा, फिर बाद में अगर एम्ब्रियो पे कुछ एडिशनल ब्लास्टोसिस कल्चर है या हैचिंग हो रही है ट्रांसफर के समय, तो एक मुझे लगता है कि जब आप फर्स्ट टाइम समझते हैं तो पूरी एक प्रक्रिया की कॉस्ट समझ लेनी चाहिए। ये क्लिनिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को पूरी तरीके से उसके बारे में जानकारी दे, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अलर्ट अवेयर होकर वो चीज़ समझनी चाहिए। और दूसरी बात होती है कि कॉस्ट अफोर्ड हो सकता है कि किसी के लिए फिर भी ये कॉस्ट ज़्यादा लगती हो एक बार में करने के लिए, तो आजकल ईएमआई के ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आप इनिशियली बस ऐसे 20 से 25 हज़ार देते हैं और बाकी सारा जिस भी टर्म्स पे आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, अब बाद में उसके पेमेंट होते रहते हैं, तो एकदम से आपको वो पेमेंट और कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब आखिर में विश्व आईवीएफ दिवस पर आपका क्या संदेश होगा? देखिए, वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाते हैं इसलिए है कि 1978 25 जुलाई को फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुआ था। तो आप सोचिए 48 ईयर हो चुके हैं फर्स्ट आईवीएफ बेबी जब से पैदा हुआ है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी एज कैसी होती है? 25 से 35 मेजॉरिटी, या कोई 40 ईयर तक की एज के होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। बट बेसिक ये है कि जो हमारा पेशेंट्स जिस एज के हम देख रहे हैं ना, ऑलरेडी फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है वर्ल्ड में, उससे ज़्यादा बड़ी एज है उसकी। तो डेफिनेटली आईवीएफ तो बहुत टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। आज की डेट में अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 14-15 मिलियन बेबी है जो कि आईवीएफ से कंसीव्ड है। और उन बच्चों में और जो एक बच्चा नेचुरली कंसीव होकर डिलीवर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो एक बच्चे की हेल्थ होती है वो टोटली आपके जेनेटिक फैक्टर उन सब पे निर्भर करती है। और तो आईवीएफ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मिरेकल है साइंस और टेक्नोलॉजी का, जिसको कि जब ज़रूरत हो तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। और आजकल बिकॉज इतना ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट सब जगह हो गया है, लोग भी जानने लगे हैं। आई थिंक हर शहर में आईवीएफ सेंटर आजकल है, तो इसलिए जब भी आपको ज़रूरत है, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है,
तो आप ये सोच के घबराए नहीं कि अब क्या अननेचुरल होने वाला है, एम्ब्रियो मेरा होगा कि नहीं, कॉस्ट कैसी होगी। एक बार जाके डॉक्टर को मिलिए, एक बार आप डॉक्टर को मिलिए, बात समझिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपका डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।